पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि जो क्लच होता है वो किस तरीके से वो वर्क करता है सिंगल प्लेट क्लच में। तो सिंगल प्लेट क्लच की जो डिज़ाइन होती है वो तो आपने देख भी लिया है पहले से भी। तो टॉर्क के लिए अगर सिंगल प्लेट क्लच पे अगर टॉर्क हमको कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए एक थोड़ा सा एक एनालिसिस हम बताने जा रहे हैं उसकी। तो अगर डिज़ाइन पर्पज़ में हम इसको यूज़ करेंगे तो बेसिकली दो तरीके के कंसीडरेशंस लिए जाते हैं जब भी हम प्लेट डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि तो हमको एक उसके ऊपर जो टॉर्क चाहिए होता है, मेन टॉर्क उसी के थ्रू अप्लाई होता है, जिसके थ्रू जो टॉर्क ट्रांसफ़र होता है तो प्रेशर अप्लाई होता है, उससे टॉर्क बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो कंसीडरेशंस लेकर के हम इसकी डिज़ाइन करते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म प्रेशर का, जब प्रेशर हम मान के चलते हैं कि पूरी जो प्लेट है उसके ऊपर प्रेशर यूनिफॉर्म होगा और दूसरे में जो प्रेशर होगा वो जो रेडियस होगी उसके साथ वेरी कर रहा होगा। तो जो कहने मतलब क्या होगा कि जो जब हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो उस केस में जो प्रेशर होगा वो आगे की तरफ कम होता जाएगा, मतलब पेरिफेरल प्रेशर जो होगा वो काफ़ी कम हो जाए। तो इस केस में क्या करें कि यहाँ से अंदर से बाहर तक लगातार प्रेशर यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, वो घट रहा है, ऐसा मान के चलते हैं। तो हम पहला कंसिडरेशन लेकर के चलें। पहले थोड़ा सा अगर हम इसके एनालिसिस करते हैं तो पहला जो है वो यूनिफॉर्म प्रेशर कंसीडरेशन का है, जब प्रेशर कांस्टेंट माना थ्रू आउट दी प्लेट। तो हमने पूरी प्लेट पर जो है प्रेशर कांस्टेंट माना है। तो आप देखेंगे कि जो एक्सियल प्रेशर होता है इसके ऊपर वो अप्लाई होता है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिखाया गया है कि जो एक्सियल प्रेशर है वो अप्लाई हो रहा है। तो आप ऐसे मान के चलिए कि ये जो है ये प्लेट ऐसे है और यहाँ पर जो है उसका ये व्यू दिखाया गया है। तो ये साइड व्यू हो गया उसका, ये फ्रंट व्यू हो गया। अगर सामने से अगर देखेंगे तो जो प्लेट है, प्लेट की जो आउटर रेडियस है वो हमने माना RO है और इनर रेडियस RI है। तो अब हम इसके ऊपर निकालना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं टॉर्क के लिए। तो हमने क्या किया कि एक यहाँ पर एलिमेंटल रिंग फॉर्म कर लिया। देखिए ये एलिमेंटल रिंग है, ये जिसे फॉर्म किया गया है R रेडियस पर DR थिकनेस की एक रिंग ले लिया हमने। ये आउटर रेडियस RO, इनर रेडियस RI, R रेडियस पर एक हमने DR थिकनेस की रिंग कंसीडर कर लिया, जिसके ऊपर चूँकि यूनिफॉर्म प्रेशर था तो प्रेशर थ्रू आउट पूरा अंदर से लेके बाहर तक, यहाँ से यहाँ तक सभी प्रेशर पूरी तरीके से कांस्टेंट लिया जा रहा है। तो अब हम इस पहले रिंग के लिए थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। तो अब इस रिंग की जो रिंग है जो DR थिकनेस की है उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो स्मॉल फोर्स जो लगेगा, क्योंकि थिकनेस स्मॉल है इसलिए फोर्स स्मॉल ले रहे हैं। तो प्रेशर यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं हो रहा है, 2πr dr। तो 2πr dr का मतलब क्या हुआ, ये पूरा 2πr तो क्या हो गया इसका, ये लेंथ हो गई और dr उसकी थिकनेस हो गई। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये एरिया हो गया। तो P = F/, ये फार्मूला आपने पहले भी पढ़ रखा होगा पिछली छोटी क्लासेस में भी। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज़ की गई है। तो यहाँ पे जो फोर्स निकाला गया, अब ये क्या हो गया कि जो एक्सियल प्रेशर था उसके कारण ये एक्सियल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो टोटल फोर्स अगर निकालेंगे कि अंदर से बाहर तक प्रेशर कांस्टेंट है तो जो टोटल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो इंटीग्रेट कर देते हैं इनर रेडियस से आउटर रेडियस की तरफ, पूरा लेकर के इसको RI to RO ये इंटीग्रेट कर दिया हमने, P 2πr dr। तो जो टोटल एक्सियल लोड आया इस एक्सियल प्रेशर के कारण वो क्या आया, F = 2πp और ये R²/2 हो जाएगा, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो उस केस में 2πp/2 इधर 2 बाहर कर लिया और R0² - RI² ये रखा और यहाँ से जो F की वैल्यू आई 2 से 2 कट जाएगा, πp R0² - RI²। ये हमने पहली इक्वेशन इसको मान ली। तो अब ये जो है ये हमारे पास एक्सियल फोर्स, टोटल एक्सियल फोर्स जो लग रहा था, लेकिन ये फोर्स एक तरीके से नॉर्मल फोर्स की तरीके से काम करेगा। जब आपने फ्रिक्शन फोर्स को देखा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता था, ये नॉर्मल फोर्स इस तरीके से काम करता था, है ना, जिसको नॉर्मल रिएक्शन, जब कभी कभी कोई वेट रखा रहता था फ्रिक्शनल सरफेस पर तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन W = R के हो जाया करता था। तो ये उस तरीके से काम करेगा। तो अगर मान लीजिए कि जो सरफेस है और उसकी जो फ्रिक्शन प्लेट है तो उसके ऊपर जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर मान लीजिए म्यू है, तो जो टॉर्क अप्लाई होगा, तो सबसे पहले जो टॉर्क अप्लाई जो होगा वो होगा कैसे निकालेंगे उसे निकालने का तरीका ये है कि जो टॉर्क हम डी टाउ जो अप्लाई कर रहे हैं, DR जो है ये, तो ये डी टाउ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू
आर पी 2 पाई आर डी आर। तो यहाँ से कैसे आया वो उसी तरीके का देखिए कैसे, यहाँ समझिए आप बात कि जो ये फोर्स आया म्यू इंटू एन इंटू आर, आप ये वाला आर अलग कर दीजिए, आप देखिए कैसे ये वाला आर अलग हो गया। तो म्यू इंटू एन की जगह यहाँ नॉर्मल फोर्स, ये वाला जो फोर्स होगा ये लगेगा पी इंटू 2 पाई आर डी आर, P इंटू 2 पाई आर डी आर, जो ये वाला फोर्स है, ये क्योंकि एलिमेंटल रिंग पे लग रहा है तो छोटा जो है वो फोर्स हमने यहाँ पर निकाला, ये यहाँ पर P इंटू 2 पाई आर डी आर, ये यहाँ पर लगा म्यू टाइम्स नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स जो एलिमेंटल रिंग के लिए ही हम ले रहे हैं इसको भी। तो अब उस टोटल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से टाउ, आर आई से आर नॉट, फिर से हमने इसको इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने पर जो हमको मिला वो क्या मिला, म्यू पी 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इस केस में अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई म्यू पी अपान 3, ये आर क्यूब अपान 3 हो जाता है, इसलिए लोअर लिमिट अपर लिमिट, और जब हम अप्लाई करेंगे लिमिट तो टाउ जो बराबर आया टोटल टॉर्क, ये टोटल फोर्स पूरी प्लेट के लगने वाला टोटल फोर्स, ये पूरी प्लेट पर लगने वाला फ्रिक्शन के कारण, जिस पर फ्रिक्शन म्यू है, और सरफेस एक सरफेस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब एक सरफेस मतलब 2 कॉन्टैक्ट सरफेसेस एक साथ हैं, दो सरफेस एक साथ कांटेक्ट कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसके कारण ये टॉर्क लगा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 म्यू पी पाई आर नॉट या आर ओ क्यूब माइनस आर आई क्यूब, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 है उसको इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या देखते हैं ज़रा क्या आता है। तो ये जब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हमने डिवाइड कर दिया, तो टाउ बाई एफ ये बराबर आ जाता है 2/3, टाउ की जो कंप्लीट वैल्यू टोटल टॉर्क जो निकाला था यूनिफॉर्म फ्रिक्शन के कारण, यूनिफॉर्म प्रेशर के कारण, कि प्रेशर अंदर से बाहर तक कांस्टेंट था, तो वो हो जाएगा 2/3 पाई म्यू पी आर नॉट क्यूब माइनस आर आई क्यूब अपान पाई पी आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। तो यहाँ से हम इसको रीअरेंज करेंगे फिर से और f को इधर ले जाएंगे, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3, पाई कट जाएगा, म्यू एफ p से p कट जाएगा, और यहाँ पर हमको ये टर्म मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। अब कह रहा है कि अगर हम पूरी जो क्लच प्लेट है उसको सॉलिड मान लें पूरी तरीके से, वैसे होती नहीं है तो फिर सॉलिड मान लें, और ये अगर सॉलिड तो वैसे होती नहीं लेकिन पूरी मान लेते हैं एक तरफ से सॉलिड है, तो उस केस में क्या हो जाएगी कि जो मीन इफेक्टिव रेडियस होगी इसको हम ये पूरा ये टर्म जो होगा इसके बगल वाला म्यू एफ के साथ जितना भी इसके कोफिशिएंट में होगा 2/3 और ये पूरा, इसको हम क्या मान रहे हैं, आर मीन मान लेते हैं, ये इसको मीन इफेक्टिव रेडियस बोलेंगे। तो अब यही जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 3, ये रिड्यूस होकर के ऐसे आ जाती है, टाउ इज इक्वल टू म्यू एफ आर मीन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये केवल एक ही एक्टिव सरफेस को लेकर कैलकुलेट की गई है। हमने अभी पहले भी आपको बताया था कि जो सरफेस है वो केवल एक ही एक्टिव सरफेस, मतलब क्या है कि 2 सरफेसेज इन कांटेक्ट हैं और ये एक ही एक्टिव सरफेस है उसको लेकर के ये बनाई गई है। तो इसी प्रकार से अगर n एक्टिव सरफेसेज होंगी तो क्या हो जाएगा, ये n टाइम्स हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, यही जो है ये एक एक्टिव सरफेस के लिए तो n टाइम्स कर देंगे तो ये n एक्टिव सरफेसेस के लिए हो जाएगा, तो n म्यू एफ आर मीन। तो सिंगल प्लेट क्लच में क्या होता है कि दोनों साइड जो होती हैं, इधर की भी और उधर की भी, है ना। जैसे आप एक सिंगल प्लेट लीजिए तो सिंगल प्लेट में क्या होता है, इधर की साइड भी और पीछे की साइड भी, दोनों साइड जो होती हैं उन दोनों पर फ्रिक्शन लाइनिंग्स होती हैं और दोनों जो है फ्रिक्शन सरफेसेस होती हैं। तो हमने आपको एक तरफ का तो कैलकुलेशन बताया, इस साइड वाला कैलकुलेशन, है ना, लेकिन इस साइड वाला कैलकुलेशन भी उसी के साथ उसी तरीके से वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर सिंगल प्लेट क्लच लिया जाए तो उसमें 2 एक्टिव सरफेसेस हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और मल्टी प्लेट क्लच में जो है अगर जिसमें n प्लेट्स हों तो उसमें जो होगा वो जो एक्टिव सरफेसेस होती हैं वो n-1 हो जाती है। ऐसा कैसे होता है उसको ज़रा देखो, P1 P2 P3 P4, ये मान लीजिए कि 4 तरीके की 4 प्लेट्स हैं, ये 4 प्लेट्स हैं, ये मल्टी प्लेट क्लच के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 4 प्लेट्स में क्या है कि इधर वाली प्लेट देखिए, इधर वाली ये सब ये जो है ये इंगेज है, ये जो है इसमें सेट होने के लिए यहाँ पर है, असेंबली के साथ हाउसिंग में लगी हुई हैं, ये इसके साथ
कांटेक्ट में आएगी, ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगी, ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगी। तो यहाँ पर जो है एक जो है पेयर ये बना कांटेक्ट के लिए, एक पेयर ये बना कांटेक्ट के लिए, एक पेयर ये, मतलब जब 4 प्लेट्स थी तो उस केस में केवल 3 पेयर यहाँ पर बन रहे हैं जो कांटेक्ट में आएंगे, या 3 तरीके से यहाँ पर जो है इस, तो जो सिंगल का ये 3 टाइम्स हो जाएगा। ये अगर 4 प्लेट्स हैं तो, अगर n प्लेट्स है, कैपिटल N प्लेट्स हैं तो वो क्या हो जाएगा, n-1 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरीके से आप जैसे अभी आपने देखा तो उससे उसको आप n प्लेट्स के लिए भी समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आया कि जो हमारे पास टोटल टॉर्क आएगा n एक्टिव सरफेसेस के लिए। अब इस तरह का अगर मान लीजिए आप 5 प्लेट का ले लेते हैं तो 5 प्लेट में क्या हो जाएगा, 4 एक्टिव सरफेसेस हो जाएंगी, 6 में जो होगा वो 5 एक्टिव सरफेसेस हो जाएंगी। तो ये मल्टी प्लेट क्लच के बारे में, कभी इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी है ये। अब उसके बाद टॉर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो टॉर्क जो है वो अब निकल आया इसी तरीके से। तो हम समझते हैं कि ये पूरी जो एनालिसिस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसको आप 1-2 बार और भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छी तरीके से ये और भी आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो हम अगले लेक्चर में जो आपको बताएंगे वो ये बताएंगे कि जब अभी तो हमने इस वाले में जो लिया वो थ्रू आउट अंदर से लेकर के बाहर तक ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है ना। अभी क्या होगा, अब अगले वाले में हम यूनिफॉर्म बियर अगर लेकर के चलेंगे तो अंदर से बाहर तक, मतलब इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक, अगले वाले केस के लिए हम जो बात करेंगे उसमें ये होगा कि वहाँ पर प्रेशर वेरी करेगा, और प्रेशर वेरी करेगा तब ये कैलकुलेशन कैसे होगा उसको हम रखते हैं अगले वीडियो के लिए। फ़िलहाल आपको आज यहीं तक, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।